नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज अपने बात करेंगे कक्षा 7 की कंप्लीट एनसीईआरटी जो मेरे द्वारा हस्तलिखित नोट्स तैयार किए हुए हैं रीट की स्पेशल तैयारी के लिए। कक्षा 6 की एनसीईआरटी की एक वीडियो मैंने चढ़ा दी है, उसमें पूरी एनसीईआरटी खत्म है, यानी जितने लेसन थे उनमें जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन रहे हैं, जो मैंने शॉर्ट नोट्स तैयार किए हैं, वो मैंने कक्षा 6 की वीडियो चढ़ा दी है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको रीट की प्रिपरेशन में सहायता मिल सके। आज अपने बात करेंगे कक्षा 7 की एनसीईआरटी की सभी चैप्टर की, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसमें से बन रहे हैं। वो क्वेश्चन आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये वीडियो जिसने देख ली, जिसकी बुक पढ़ी हुई है, उसका रिवीजन यहाँ हो जाएगा सिर्फ 1 घंटे में। तो 1 घंटे की क्लास होगी, लगभग 1 या हो सकता है 1 घंटे से पहले ही पूरी हो जाए। तो पूरा जो है बुक का निचोड़ है और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं कक्षा 7 के एनसीईआरटी में, तो वो सारे क्वेश्चन इसमें आपको अवेलेबल होंगे। तो अब अपने बात करेंगे कक्षा 7 की एनसीईआरटी, और ये जो पीडीएफ है इसकी मेरे टेलीग्राम चैनल मैथ साइंस बाय राकेश सर सर्च करना, उस पर आपको पीडीएफ अवेलेबल करवा दी जाएगी। उससे अगर आप ये वीडियो देखोगे तो आपको सब पता चल जाएगा भी पूरा जो उस कक्षा 7 है उसकी एनसीईआरटी कंप्लीट है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं है। शॉर्ट नोट्स है, अपने हाथ के द्वारा तैयार किए गए हैं, मेरी खुद की प्रिपरेशन जो मैंने की थी वही मैंने यहाँ नोट डाउन किया और इसी को एग्ज़ाम टाइम के समय पढ़ना है। और इस वीडियो को जो देखेगा उसको पता चल जाएगा अभी इसमें क्या है। तो चलते हैं अपने, शुरू करते हैं पहले लेसन की ओर। पादपों में पोषण। सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत होता है। सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ क्रिया करती है सूर्य के प्रकाश के अंदर, तो क्या बनता है? C6H12O6 प्लस O2 बनता है। C6H12O6 होता है ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट अंत में पत्तियों में मंड या स्टार्च के रूप में संचित होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट है जो पत्तियों के अंदर है वो किस में संचित होता है? मंड या स्टार्च के रूप में होता है। हरी पत्तियों के अलावा अन्य रंग की पत्तियां भी प्रकाश संश्लेषण करती है। इसमें से कौन से रंग है? लाल, भूरे तथा अन्य रंग के वर्णक क्लोरोफिल के हरे रंग का प्रच्छादन कर लेते हैं, यानी ढक लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट किससे बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन CHO से बना होता है। नाइट्रोजनी पदार्थ किससे बने होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, 4 आ जाएंगे इसके अंदर, ध्यान रखना। मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु जैसे गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में बदलकर मिट्टी में निर्मुक्त कर देते हैं। कुछ जीवाणु होते हैं गैसीय नाइट्रोजन को क्या करते हैं? यौगिकों में बदल के मिट्टी में निर्मुक्त कर देते हैं। कुछ पादपों में क्लोरोफिल के अभाव में अपना भोजन बनाने में असमर्थ होते हैं, यानी कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, तो वो भोजन बनाने में असमर्थ होते हैं। ऐसे पादप क्या विषम पोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। ये दूसरे पादप यानी परपोषी पर आरोहित होकर उन्हें अमूल्य पोषकों से वंचित कर देते हैं। एग्जाम्पल जैसे अम्रबेल, इन्हें परजीवी कहते हैं। अम्रबेल क्या है? परजीवी है। गठपर्णी या पिचर पादप जिसको बोलते हैं, फिनस फ्लाई ट्रैप, सनड्यू पादपों में पत्तियों के गड्ढे के रूप में बदल जाती है, यानी पत्तियां किसके रूप में बदल जाती है? गड्ढे के रूप में बदल जाती है। गठपर्णी नाम याद रखना, इसका दूसरा नाम ब्रैकेट में दे रखा है क्या? पिचर पादप है जो, ये याद रखना। और इसका एक बिन्स फ्लाई ट्रैप है, एक सनड्यू पादपों में पत्तियां गड्ढे के रूप में बदल जाती है। इन्हें कीटभक्षी पादप कहते हैं। कीटभक्षी पादप पूछ सकता है कौन सा है निम्न में से, तो 3 नाम आपको दे दिए। ये तीनों ऑप्शन में, तीनों में से कोई भी ऑप्शन में वो होगा। इनके गट में रोम जो अधोमुखी होते हैं तथा गड्ढे में पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। कवक मर्तजीवी होते हैं। कवक क्या होते हैं? मर्तजीवी होते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है, कवक क्या होते हैं? मर्तजीवी होते हैं। ये किसी पदार्थ पर अपने पाचक रस स्रावित करके जटिल भोजन को सरल में बदलकर अवशोषित करते हैं। एग्जाम्पल है इसका छत्रक या मशरूम। मशरूम क्या है? एक प्रकार का कवक है, इसका दूसरा नाम है छत्रक। ये कवक क्या होते हैं? मर्तजीवी होते हैं, ध्यान रखना। कवकों की वृद्धि के लिए अनुकूल समय वर्षा ऋतु व नम मौसम होता है, यानी वर्षा ऋतु के अंदर कवकों की वृद्धि अधिकतम होती है और नम मौसम होता है जिसके अंदर कवकों के जीवाणु नम मौसम में नमी वाले स्थान पर बैठकर अंकुरित हो जाते हैं। जैसे नेक्स्ट लाइन,
कुछ कवकों का उपयोग औषधि बनाने में, यीस्ट व छत्रक भी मानव उपयोगी है, लेकिन कुछ कवक पादप तथा जंतुओं में रोग भी फैलाते हैं। कुछ सहजीवी कवक पादपों की जड़ों में भी रहते हैं, जैसे लाइकेन। लाइकेन क्या है? सहजीवी कवक है एक। किससे बना होता है? शैवाल और कवक से बना होता है लाइकेन। ये पादपों की जड़ों में पाया जाता है लाइकेन। उर्वरक और खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम NPK होता है। पादपों को प्रोटीन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। राइजोबियम जीवाणु दाल वाले यानी चना, मटर, मूंग, सेम पादपों के साथ सहजीवन बनाकर वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर कर पादपों को देते हैं। याद रखना, चना, मटर, मूंग और सेम। ठीक है, फर्स्ट लेसन के अंदर इतने ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। अब अपने बात करेंगे सेकंड लेसन की ओर। सेकंड लेसन क्या है? प्राणियों में पोषण। प्राणियों में पोषण कैसे होता है वो बात करेंगे। तो उसके अंदर क्या है? मधुमक्खी व मरमर पक्षी यानी हमिंग बर्ड बोलते हैं, पौधों का मकरंद चूसते हैं। अजगर जैसे सर्प दंश अपने शिकार को समूचा निगल जाते हैं। यानी सर्प होते हैं अजगर जैसे, तो वो क्या करते हैं? अपने शिकार को, जो शिकार होता है उसको पूरे का पूरा निगल जाते हैं, अंदर ले जाते हैं सीधा का सीधा। स्टारफिश तारा मछली होती है, CaCO3 के कारण कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। यानी स्टारफिश या तारा मछली है, ये कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। जैसे कठोर कवच किसका होता है? जो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, यानी CaCO3 से बना होता है। कवच खोलने के बाद अपने मुख से अमाशय को बाहर निकालकर कोमल भागों को खाकर अमाशय वापिस शरीर में ले जाते हैं। देखो ये क्या करते हैं स्टारफिश, उसको पूरा अपना आहार के रूप में उसको मतलब पहले सीधा सीधा निकल लेती है, फिर क्या करता है? कवच खोलने के लिए ये क्या करती है? मुख से अमाशय को बाहर निकालती है, कोमल भागों को खा के अमाशय फिर वापस शरीर के अंदर चला जाता है। इस प्रकार ये अपना भोजन लेते हैं स्टारफिश और तारा मछली। मानव मुख में लाला ग्रंथि या लार ग्रंथि बोलते हैं, जो लाला रस का स्त्राव करती है। यह मानव में 8 वर्ष की एज में दूध या दांत गिर जाते हैं। भी जो बच्चा होता है उसके अंदर कितने वर्ष की एज में दूध या दांत गिर जाते हैं? 8 वर्ष की एज में गिर जाते हैं। लार स्टार्च या मंड को शर्करा में बदलती है। लार क्या करती है? स्टार्च या मंड को शर्करा में बदलती है। गर्सिका में संकुचन विधि से भोजन आगे की सकता है। यानी गर्सिका होती है अपने जो लगी होती है अमाशय और ऊपर जो अपने मुख है उसके द्वारा जो नली जुड़ी होती है, उसमें संकुचन विधि से भोजन आगे की ओर जाता है। आहारनाल का सबसे चौड़ा भाग क्या होता है? अमाशय। चपटा व अमाशय कैसा होता है? चपटा व जे आकृति का होता है। सबसे चौड़ा भाग अमाशय होता है, ध्यान रखना। अमाशय का आंतरिक स्तर, अमाशय के आंतरिक स्तर पे क्या क्या पाया जाता है? क्या क्या स्त्राव होता है? अमाशय के आंतरिक स्तर पर श्लेष्मा पाई जाती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, पाचक रस पाए जाते हैं, यानी यह स्त्रावित करता है अमाशय। जठर रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में बदलता है। जठर रस क्या करता है? अमाशय के अंदर जठर रस पाया जाता है, वो क्या है? प्रोटीन को सरल पदार्थ में बदलेगा। क्षुद्रांतर यानी छोटी आंत की लंबाई लगभग 7.5 मीटर होती है, और छोटी आंत की लंबाई 7.5 मीटर, और बड़ी आंत की लंबाई की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 1.5 मीटर होती है। नाम बड़ा है लेकिन लंबाई छोटी आंत की बड़ी, क्षुद्रांतर बोलते हैं जिसको। यकृत का रंग कैसा होता है? गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि पाई जाती है, गहरे लाल रंग की ग्रंथि होती है यकृत। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत ग्रंथि, जो पित्तरस का स्त्राव करती है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत ग्रंथि, जो पित्तरस का स्त्राव करती है। अंगनाशय ग्रंथि का रंग हल्का पीला होता है। अंगनाशय रस का कार्य क्या होता है? अंगनाशय ग्रंथि अंगनाशय रस जो है स्त्रावित करती है या एंजाइम स्त्रावित करती है। इसका क्या कार्य रहता है? कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन पर यह कार्य करता है। बदलाव यानी अंगनाशय रस किसको किस में बदलता है? कार्बोहाइड्रेट को सरल शर्करा में यानी ग्लूकोज में बदलता है। वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलता है। प्रोटीन को एमिनो अम्लों में बदलता है। बड़ी आंत की लंबाई देख लो, आगे 1.5 मीटर रहती है। घास खाने वाले जंतुओं में क्या पाया जाता है? रूमिनेंट्स पाया जाता है। इनमें रुमेन प्रथम अमाशय होता है, यानी रुमेन के अंदर ही इनका भोजन जाता है। रुमेन में आंतरिक पंचित भोजन को कहा जाता है, यानी रुमेन के अंदर जो आंशिक, आंतरिक नहीं सॉरी,
रुमेन के अंदर जो आंशिक पचा हुआ भोजन होता है उसको क्या कहते हैं, जुगाल, या जिसको कड बोलते हैं, जुगाल, यानी पशु जो जुगाली करते हैं वो आंशिक पचित भोजन कहा जाता है। रूमिनेंट्स में सेलुलोज का पाचन करने वाले जीवाणु होते हैं, यानी रूमिनेंट्स के अंदर सेलुलोज क्या होता है, घास में पाया जाता है, इसका पाचन करने वाले जीवाणु होते हैं जो मानव के अंदर नहीं होता, तभी तो मानव घास नहीं खाते, सीधी सी बात है। बहुत से जंतु व मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसके अंदर वो जीवाणु नहीं होते जो पशुओं के रूमिनेंट्स के अंदर होते हैं। अंधनाल क्या होता है? बहुत से जानवरों जैसे घोड़ा, खरगोश में बड़ी आंत व छोटी आंत के बीच थैलीनुमा बड़ी संरचना अंधनाल होती है, जिसमें सेलुलोज का पाचन करने वाले जीवाणु होते हैं। मानव की आहारनाल में अंधनाल अनुपस्थित होता है। मानव की आहारनाल में क्या होता है? अंधनाल नहीं पाया जाता। अमीबा में चलने व भोजन पकड़ने के लिए पादाम या कुटपाद होते हैं। भोजन खाद्यदानी में चला जाता है व अपचित भोजन खाद्यदानी से बाहर निकाल दिया जाता है। 2 लेसन हो गए कंप्लीट अपने। बस इम्पोर्टेंट जो प्रत्येक लेसन में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है वही मैंने नोट्स तैयार किए हैं, और ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। जो वीडियो देखेगा उसी को पता चलेगा। जो रीट वाले विद्यार्थी हैं, सीटेट वाले हैं, या अदर एग्जाम में जिसमें एनसीईआरटी साइंस आती है, उन सबको शेयर कर देना, ताकि सभी एनसीईआरटी बुक पढ़ने की बजाय ये 1 घंटे की वीडियो जिसने देख ली वो अपना पेपर में जो इसमें से क्वेश्चन आएगा वो गलत नहीं होगा। जंतुओं से प्राप्त रेशों को क्या बोलते हैं? जांतव रेशे बोलते हैं। ऊन से प्राप्त रेशे को भेड़ तथा, यानी ऊन के रेशे प्राप्त होते हैं, किन से होते हैं? भेड़ तथा याक से। रेशम प्राप्त किससे होती है? रेशम कीट के कोकून या कोश से। ऊन ऊन किससे होती है? देखो बात करते हैं ऊन की। भेड़, बकरी, याक आदि से प्राप्त होती है। इनके बालों के बीच अधिक मात्रा में वायु बढ़ जाती है, और वायु ऊष्मा की कुचालक होती है। वायु क्या होती है? ऊष्मा की कुचालक होती है, ध्यान रखना। अतः ये बाल इन जंतुओं को गर्म रखते हैं। याक की ऊन लद्दाख और तिब्बत में प्रचलित है। लद्दाख और तिब्बत के अंदर याक की ऊन पाई जाती है ज़्यादा। अंगोरा ऊन अंगोरा नस्ल की बकरी से प्राप्त होती है, जो जम्मू कश्मीर की पहाड़ियों में पाई जाती है। अंगोरा कश्मीरी बकरी की त्वचा के निकट मुलायम बाल फर होते हैं, जिनसे बेहतरीन पश्मीना शालें बनती हैं। पश्मीना शालें किससे बनती हैं? कश्मीरी बकरी की त्वचा के मुलायम बाल या फर होते हैं, जिनसे बेहतरीन पश्मीना शालें बनती है। ऊँट के बाल भी ऊन के रूप में उपयोगी है। ऊँट के बाल भी ऊन के रूप में उपयोगी है। दक्षिण अफ्रीका में लामा और एल्पेका से भी ऊन प्राप्त होती है। दक्षिण अफ्रीका के अंदर लामा और पाए जाते हैं एल्पेका। अब रेशे का संसाधन कैसे होता है? ऊन की कटाई की जाती है, अभिमार्जन किया जाता है। अभिमार्जन क्या होता है? चिकनाई मिट्टी उतारना, टंकियों में उसको धोया जाता है ऊन को, उसकी जो चिकनाई है, मिट्टी है, उसको अलग कर दिया जाता है, वो अभिमार्जन होता है। कटाई करने के बाद अभिमार्जन किया, फिर उसकी छंटाई की जाती है, फिर क्या किया जाता है? फिर आगे उनकी जो वर है उनकी छंटाई कर दी जाती है, फिर क्या करते हैं? रंगाई। ठीक है। और फिर रंगाई करने के बाद रीलिंग विधि क्या होता है? रेशों को सुलझाना व लपेट कर धागा बनाना, रीलिंग विधि होता है। ठीक है ना। लास्ट में ये आपको डायरेक्ट आपको ऐसे भी दे सकता है, उनकी कटाई के बाद क्या किया जाता है? अभिमार्जन किया जाता है। अभिमार्जन के बाद क्या किया जाता है? छंटाई की जाती है। फिर और क्या किया जाता है? उनके आगे जो मेन जो मतलब रेशे बनेंगे उनकी छंटाई फिर की जाती है, फिर रंगाई की जाती है, फिर रीलिंग की विधि से उसको धागों और रेशों को सुलझाया जाता है। उन उद्योगों में काम करने वाले आदमी कभी कभी एंथ्रेक्स नामक जीवाणु से संक्रमित हो जाते हैं। कौन से जीवाणु से? एंथ्रेक्स नामक जीवाणु से संक्रमित हो जाते हैं, जो घातक रक्त रोग है, जिसे सोर्टस रोग भी कहते हैं। रेशम कीट पालन सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम कीट का जीवन चक्र। रेशम कीट के जीवन चक्र की बात करें तो मादा रेशम कीट अंडे देती है, जिसमें लार्वा निकलेगा, जिसे कैटरपिलर और इल्ली या रेशम कीट कहते हैं। कैटरपिलर आकार में वृद्धि करके प्यूपा या कोशित कहलाता है। प्यूपा या कोशित कहलाता है। फिर कैटरपिलर अपने चारों तरफ प्रोटीन से बना पतला तार लपेटना शुरू करता है, जो सूख कर रेशम बन जाता है। इस प्रकार जब कैटरपिलर रेशों से अपने आप को ढककर प्यूपा बन जाता है तो यह आवरण क्या कहलाता है? कोकून कहलाता है। नोट: रेशम का जो सूत्र है स्टील के तार जितना मजबूत होता है, यानी
रेशम का जो सूत्र यानी सूत, रेशम का जो सूत है, धागा बनेगा, वो स्टील के तार जितना मजबूत होता है। रेशम धागा कोकून से प्राप्त किया जाता है। सबसे सामान्य रेशम कीट शहतूत रेशम कीट है। अन्य रेशम कीट टसर रेशम, मूंगा रेशम, कोसा रेशम। याद रखना भी, सबसे सामान्य रेशम कीट तो शहतूत रेशम कीट है। अन्य रेशम कीट है टसर रेशम, मूंगा रेशम, कोसा रेशम। रेशम उत्पादन में चीन विश्व में प्रथम स्थान पर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेशम उत्पादन में चीन जो विश्व में प्रथम स्थान पर है। पहले क्या बनेगा रेशम के लिए? कैटरपिलर या लार्वा, फिर धागे से लपेट कर प्यूपा बन जाता है जो कोकून होता है। कोकून में कीट का क्या होता है? विकास होता है। लार्वा कैटरपिलर दिन रात शहतूत की पत्तियां खाते हैं। लार्वा या कैटरपिलर होते हैं दिन रात किसकी पत्तियां खाते हैं? शहतूत की पत्तियां खाते हैं। रेशम का संसाधन कैसे किया जाता है? बेशक कीट विकसित होने से पहले कोकूनों को धूप या गर्म पानी भाप में रखा जाता है, जिससे रेशम फाइबर अलग हो जाता है। अब इन रेशम धागों को बनाने की प्रक्रिया रेशम की रीलिंग कहलाती है। रीलिंग विशेष मशीनों में होती है जिसमें कोकून में से रेशम को निकाला जाता है। फिर रेशम की कताई की जाती है जिसमें रेशम धागा प्राप्त होता है। ये हो गए 3 लेसन कंप्लीट आपके। 3 लेसन कंप्लीट हो गए। सिर्फ और सिर्फ देखो 10-15 मिनट के अंदर आपके 3 लेसन कंप्लीट हो गए। अब अपने बात करेंगे चौथे लेसन की ओर। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो स्किप मत करना, पूरी देखना, ताकि आपको पूरी की पूरा जो एनसीईआरटी कक्षा 7 है ये आपकी कंप्लीट हो जाए। और जो विद्यार्थी हैं जिसमें साइंस आती है, रीट या अदर सीटेट एग्ज़ाम, और भी बहुत से एग्ज़ाम है जहाँ पे साइंस आती है, एनसीईआरटी साइंस में से क्वेश्चन, उनको ये शेयर कर देना वीडियो, ताकि उनको भटकना ना पड़े। चौथे लेसन की ओर बात करें, ऊष्मा। किसी वस्तु की उष्णता या गर्मी की विश्वसनीय माप उसके ताप द्वारा की जाती है। ताप मापने की युक्ति को तापमापी या थर्मामीटर कहते हैं। तापमापी या थर्मामीटर कहते हैं। डॉक्टरी तापमापी शरीर का तापमान में मापने में उपयोगी होता है। तापमापी के सिरे पर एक बल्ब तापमापी के सिरे पर एक बल्ब होता है जिसमें धागा। जो डॉक्टरी तापमाप थर्मामीटर है वो शरीर का तापमान मापने में उपयोगी होता है। और तापमापी के सिरे पर एक बल्ब होता है जिसमें पारा भरा होता है। उपयोग किए जाने वाला मापकरण सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड होता है। डॉक्टरी तापमापी की परास होती है 35 डिग्री से 42 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी आपसे ऐसे पूछेगा डॉक्टरी तापमापी की निम्न परास कितनी होती है। क्वेश्चन ऐसे आएगा, निम्न परास यानी सबसे कम कितना टेम्परेचर माप सकता है डॉक्टरी तापमापी, तो 35 डिग्री होता है उसका आंसर। अधिकतम पूछ ले तो 42 डिग्री। फारेनहाइट परास कितनी होती है डॉक्टरी तापमान की? जो तापमान मापी है 94 डिग्री फारेनहाइट और 108 डिग्री फारेनहाइट। यानी 94 तो होता है फारेनहाइट के अंदर न्यूनतम, और डिग्री सेल्सियस के अंदर होता है 35 डिग्री। 108 डिग्री हाईएस्ट होता है फारेनहाइट के अंदर, और 42 डिग्री सेंटीग्रेड में होता है। इस तापमापी में 2 बड़े चिन्हों के बीच 1 डिग्री का अंतर होता है। इन चिन्हों के बीच 5 छोटे छोटे भाग होते हैं जिसमें प्रत्येक भाग का माप 1/5 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। प्रयोग से पहले इसे प्रतिरोधी यानी रोगाणुरोधक घोल से धोना चाहिए तथा एक झटका देना चाहिए जिससे पारे का तल नीचे आ जाए। सुनिश्चित करें कि पारे का तल 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो। मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। धूप व आग से थर्मामीटर टूट सकता है। पारे का तल नीचे या ऊपर होने से रोकने के लिए थर्मामीटर में एक विभक किंक होता है। क्या होता है? विभक किंक होता है। प्रयोगशाला तापमापी पदार्थ होता है, इसमें परास होती है -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको क्वेश्चन आगे, प्रयोगशाला तापमापी की न्यूनतम परास कितनी होती है, यानी न्यूनतम कितना पैमाना माप सकता है, तो -10 डिग्री सेंटीग्रेड। अधिकतम पूछ ले तो 110 डिग्री सेंटीग्रेड। तापमापी को ऊर्ध्वाधर रखना चाहिए, तिरछा नहीं रखना चाहिए। बल्ब बर्तन की दीवार को नहीं छूना चाहिए। प्रयोगशाला तापमापी का ताप उसी समय नोट कर लेना चाहिए जब बल्ब द्रव में डूबा हो। ऊष्मा का स्थानांतरण। ऊष्मा हमेशा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। ठोसों में ऊष्मा चालन विधि द्वारा होता है, और जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं उसमें ऊष्मा के चालक पदार्थ कहते हैं, जैसे एल्यूमिनियम, आयरन, Fe, कॉपर, Cu, etc। यानी और भी। ऊष्मा के कुचालक या ऊष्मारोधी जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, जल ऊष्मारोधी होता है, देख लो। जल और वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन विधि द्वारा होता है। जल और वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन विधि द्वारा होता है। दिन के समय समुद्र समीर चलती है,
रात के समय थल समीर चलती है। यह समन विधि से संभव है। ऊष्मा का स्थानांतरण माध्यम की आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं। यानी ऊष्मा का स्थानांतरण ऐसे होते हैं जिसके अंदर दो प्रकार का होता है, जैसे कईयों में माध्यम की आवश्यकता होती है और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम की आवश्यकता में दो विधि द्वारा होता है, चालन विधि और संवहन विधि। चालन विधि किस में होता है? ठोसों में, जिसमें ऊष्मा का चालन हो, जैसे धातुएं, वो चालन विधि से होता है। संवहन विधि किस में होती है? जल और वायु में। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, वो विकिरण विधि है। जैसे प्रकाश आता है अपने पास, विकिरण विधि से आता है। हीटर, धूप, हमारा शरीर विकिरण द्वारा ही प्रवेश को ऊष्मा देता है तथा ग्रहण करता है। गर्मियों में हल्के या सफेद रंग के वस्त्र पहनने चाहिए क्योंकि वे ऊष्मीय विकिरणों के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देते हैं, तथा सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। सर्दियों में ऊनी वस्त्र पहनने चाहिए। सर्दियों में ऊनी वस्त्रों को पहनना चाहिए। ऊन ऊष्मारोधी होती है तथा इनके रेशों के बीच वायु फंसी रहती है। यह वायु शरीर की ऊष्मा को ठंडे प्रवेश की ओर विकृत होने से रोकती है। सर्दियों में एक मोटे कंबल की अपेक्षा एक के ऊपर एक जुड़े दो कंबलों का उपयोग करना चाहिए क्योंकि दोनों कंबलों के बीच वायु की परत विद्यमान होती है, जो क्या अंदर जो उस वायु जो परत बन जाती है उसके बाद उस ठंड को अंदर नहीं जाने देती। मौसम रिपोर्ट के लिए अधिकतम या न्यूनतम तापमापी का उपयोग किया जाता है। यानी मौसम की रिपोर्ट के लिए अधिकतम न्यूनतम तापमापी का उपयोग किया जाता है। सेल्सियस स्केल की अभिकल्पना स्वीडन खगोलशास्त्री एंडर्स सेल्सियस ने 1742 में की थी, जिन्होंने जल का क्वथनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तथा हिमांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड निर्धारित किया। इस क्रम को बहुत ही जल्द उल्ट कर दिया गया। अब अपने बात करेंगे 5 नंबर लेसन की ओर, अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल क्या होता है? अम्ल एसिड शब्द लैटिन भाषा के एसियर अर्थात खट्टा स्वाद यानी खट्टा किससे अम्ल बनता है? एसिड शब्द लैटिन भाषा के एसियर शब्द से बना होता है और एसियर का अर्थ होता है खट्टा। यानी अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। क्या होते हैं? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। कुछ प्राकृतिक अम्ल जैसे सिरका एस्टिक अम्ल पाया जाता है। फार्मिक अम्ल चींटी के डंक में। नींबू सिट्रस कुल संतरा नींबू साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। पालक में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। आंवला सिट्रस कुल में एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। विटामिन सी में, जैसे विटामिन सी है उसके अंदर एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। और इमली, अंगूर, कच्चे आम में टार्ट्रिक अम्ल होता है। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, साबुन जैसे चिकने होते हैं। चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। खिड़की के कांच आदि को साफ करने वाले मार्जक, यानी खिड़की के कांच आदि को साफ करने वाला क्षार होता है, वो क्या होता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। साबुन होता है, उसमें क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। दूध या मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये क्षार होते हैं भाई। सूचक क्या होता है? जो अम्लीय व क्षारीय का ज्ञान करवाते हैं। सूचक वो होते हैं भी कोई अपने पास कोई है जैसे पदार्थ है तो वो अम्लीय या क्षारीय, उसका ज्ञान कौन कराएंगे? सूचक कराएंगे। लिटमस एक प्राकृतिक रंजक है जिसकी प्राप्ति किससे होती है? लाइकेनों से होती है। अशुद्ध जल में रंग मौव या नील स्वर्ण जैसा होता है। अम्ल क्या करते हैं? नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ट्रिक है याद करने की, अनीला यानी अम्ल है, नीले को लाल कर देते हैं। और क्षार होते हैं, लाल को नीला कर देते हैं, छालानी शॉर्ट है। उदासीन रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता। हल्दी प्राकृतिक सूचक है एक, क्षार में इसका रंग लाल हो जाता है। क्षार में इसका रंग क्या हो जाता है? हल्दी का लाल हो जाता है। गुड़हल सामान्य रंग इसका गुलाबी होता है। अम्ल और क्षार क्रिया करते हैं। अम्ल में रंग गहरा गुलाबी होता है जिसे मेजेंटा बोलते हैं गुड़हल को। क्षार में इसका रंग हरा हो जाता है गुड़हल का। फिनोप्थेलिन अम्लीय विलयन में रंगहीन होते हैं, क्षारीय विलयन में गुलाबी होते हैं। ये एक प्रकार के प्राकृतिक सूचक है। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है निम्न में से कौन सा प्राकृतिक सूचक नहीं है? तो इसके अंदर 3 दे रखे होंगे, लिटमस दे दिया, हल्दी दे दिया, गुड़हल दे दिया, एक अलग दे दिया। या आपको ऐसे पूछ सकते हैं 3 अलग दे के एक पूछेगा भी इसमें प्राकृतिक सूचक कौन सा है, जैसे फिनोप्थेलिन दे दिया। ये क्वेश्चन आया हुआ है इस तरीके से। उदासीनीकरण क्या होता है? उदासीनीकरण की ओर बात करेंगे अपने। तो उदासीनीकरण लवण का निर्माण व ऊष्मा का निष्कासन होना। अम्ल व क्षार क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं और ऊष्मा निर्मुक्त होती है।
जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार। अम्ल और क्षार क्रिया करेंगे, सोडियम क्लोराइड यानी नमक बन गया, लवण बन गया एक NaCl, और जल बन गया H2O, और ऊष्मा निष्कासित होगी। दैनिक जीवन में उदासीनीकरण अमाशय दैनिक जीवन में जो उदासीनीकरण विक्रिया उनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। अमाशय में अपाचन पर, जैसे HCl ज़्यादा होने पर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया प्रति अम्ल का उपयोग किया जाता है। चिंटी का डंक त्वचा में अम्लीय पदार्थ डालती है तो खाने का सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 अथवा कैलेमाइन मलकर उदासीन करेंगे, जिससे जिंक कार्बोनेट बनता है। मिट्टी उपचार के अंदर उर्वरकों में मृदा अम्लीय होती है। अम्लीय मिट्टी के उपचार के लिए बिना बुझा चूना कैल्शियम ऑक्साइड CaO अथवा बुझा हुआ चूना CaOH का होल्टवाइज जैसे क्षारक उपयोगी है। क्षारकीय मिट्टी के उपचार के लिए जैव पदार्थ जैसे कंपोस्ट खाद उपयोगी होती है। नोट जो है लवण अम्लीय, क्षारीय अथवा उदासीन प्रकृति की हो सकते हैं। लवण क्या होता है, अम्लीय भी हो सकता है, क्षारीय भी हो सकता है, उदासीन हो सकता है। हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में एक अम्ल होता है जो DNA, और सभी प्रोटीनों में अम्ल होते हैं अमीनो अम्ल, सभी वसा में अम्ल होते हैं वसा अम्ल। थर्ड लेसन की ओर बात करें, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। शरीर परिवर्तन है जो दो प्रकार के होते हैं, एक भौतिक और रासायनिक। भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, भौतिक गुणों आकार माप रंग अवस्था में होने वाला परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, उत्क्रमणीय होते तथा नया पदार्थ नहीं बनाते। यानी भौतिक परिवर्तन ऐसे होंगे जो क्या है, उत्क्रमणीय होंगे, यानी वो जैसे अपने किसी जैसे जल से गैस भाप बनती है, भाप से वापस जल बन जाता है, यानी उसमें ऐसा नया पदार्थ नहीं बनेगा। वो जल है तो जल रहेगा, लेकिन भाप में बदल गया, भाप से वापस जल बना सकते हैं। ये प्रकार का भौतिक परिवर्तन होगा। रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होते हैं, नया पदार्थ बनेगा। जैसे लोहे पर जंग लग गया तो जंग लग गया तो यहाँ लोहा से भिन्न हो गया, यहाँ लोहा वापस नहीं बनेगा। जंग लगा तो जंग रहेगा, तो जंग लोहा नहीं है, यह लोहे से भिन्न है। मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर श्वेत ज्वाला के साथ भस्म का निर्माण होना, जैसे MgO2, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे, MgO बन गया, मैग्नीशियम पीता। भस्म MgO को जल में घोलकर इसका जलीय विलयन बनाएंगे तो जो MgOH2O, MgOH का होल्टवाइज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्षारक बन गया। ये वापस अपने मैग्नीशियम में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इस तरीके से एक जैसे अपने किसी को कागज़ को जला देते हैं तो क्या कागज़ जलने के बाद वापस कागज़ बनता है, नहीं बनता। तो वो एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। एग्जाम्पल दें, कॉपर सल्फेट यानी नीला तोता के जलीय विलयन का रंग नीला होता है। अब इसमें एक ब्लेड का टुकड़ा, कील डाल दो चाहे ब्लेड का टुकड़ा डालते हैं। अब कॉपर सल्फेट व लोहे की बीच की अभिक्रिया होगी जिससे विलयन का रंग हरा हो जाता है, जबकि लोहे की कील ब्लेड पर कॉपर की परत बनाने से इसका रंग भूरा हो जाता है। कॉपर सल्फेट प्लस लोहा मिलाया FeSO4, इसका रंग हरा हो गया और कॉपर जो है भूरा निक्षेप देगा। ठीक है। सिरका एस्टिक अम्ल को खाने के सोडे में मिलाएंगे NaHCO3 के साथ तो अपने पास कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और अन्य पदार्थ बनेगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड को चुनने के पानी CaOH का होल्टवाइज के अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर मिलाएंगे तो CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट दूधिया रंग बनेगा और एक जल प्राप्त होगा। चुनने के पानी का दूधिया होना CO2 का मानक परीक्षण है। यानी CO2 कब कैसे पता चला, चुनने का पानी का दूधिया होना CO2 का मानक परीक्षण होता है। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। भोजन का पाचन, फलों का पकना, अंगूर का किण्वन आदि रासायनिक परिवर्तन है। प्लास्टिक, अपमार्जक, डिटर्जेंट आदि भी रासायनिक अभिक्रिया द्वारा बनते हैं। रासायनिक परिवर्तन में ऊष्मा, प्रकाश या किसी अन्य विकिरणों का अवशोषण या निकलना, ध्वनि उत्पन्न होना, गंध में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, किसी गैस का बढ़ना आदि रासायनिक परिवर्तन है। ओजोन प्लस पराबैंगनी विकिरण रासायनिक परिवर्तन है। सेब को काटने पर इसके रंग में परिवर्तन होना रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। FeO2 ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, जल के संपर्क में आता है तो जंग बनता है Fe2O3। जल जो है लगने से ऑक्सीजन व जंग लगने से ऑक्सीजन व यानी जल दोनों जरूरी है। जंग लगेंगे तो ऑक्सीजन भी जरूरी है और जल का भी जरूरी है। लोहे पर जंग रोकने के लिए इसमें क्रोमियम अथवा जस्ते जिंक की परत चढ़ाई जाती है। लोहे के ऊपर जंग रोकने के लिए क्रोमियम अथवा जस्ते यानी जिंक की परत चढ़ाई जाती है।
लोहे पर जिंक या जस्त की परत चढ़ाना यशद लेपन या गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। ठीक है। स्टेनलेस स्टील होता है, जंग रहित होता है। इसके अंदर क्या पाया जाता है? कार्बन, क्रोमियम, निकल और मैग्नीज पाया जाता है। स्टेनलेस स्टील किससे बना होता है? कार्बन से बनता है, क्रोमियम से बनता है, निकल से बनता है, प्लस मैग्नीज, सभी को मिलाकर, चारों को मिलाकर बनाया जाता है। मैग्नीज, निकल, क्रोमियम, कार्बन, और क्वेश्चन आ सकता है। और स्टेनलेस स्टील क्या होता है? जंग रहित होता है, इस पर जंग नहीं लगता। क्रिस्टलीकरण क्या होता है? एक भौतिक परिवर्तन है। किसी पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल उसके विलयन से प्राप्त करना क्रिस्टलीकरण कहलाता है। जैसे जल है, उसको तनु H2SO4 और कॉपर सल्फेट चूर्ण के साथ गर्म करेंगे, तो गर्म करके ठंडा करेंगे तो कॉपर सल्फेट प्राप्त होगा, CuSO4 प्राप्त होगा। दिल्ली का कुतुब मीनार पर कभी भी जंग नहीं लगता, यहाँ एक अजूबा है, 1600 वर्ष पहले से बना हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है, कभी भी जंग नहीं लगा। लेसन 7 की ओर चलें। 7 के अंदर आएगा मौसम जलवायु। 7 के अंदर मौसम जलवायु का अनुरूप जंतु अनुकूलन। मौसम रिपोर्ट भारत मौसम विज्ञान विभाग तैयार करती है, जो कहाँ पे है? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, नई दिल्ली में। वर्षा को वर्षा मापी यंत्र द्वारा मापा जाता है। मौसम किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है। जलवायु क्या होता है? किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि, जैसे 25 वर्ष में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर बना मौसम का पैटर्न उस स्थान की जलवायु कहलाता है। तापमान मापने के लिए अधिकतम न्यूनतम तापमापी से मापते हैं। दिन का न्यूनतम तापमान प्रातः भोर में होता है और अधिकतम तापमान अपराह्न अर्थात दोपहर बाद होता है। ध्रुवीय क्षेत्र में अनुकूलन अत्यधिक सर्दी और 6 माह दिन और 6 माह रात रहती है। सर्दियों में तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सर्दियों में तापमान कितना होता है? -37 डिग्री सेंटीग्रेड। ध्रुवीय बालू शरीर पर बालों या फर की दो सफेद मोटी परत जो सर्दी व बर्फ जैसी दिखने के कारण शिकार से बचाती है। त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत होती है। शरीर को अधिक गर्म होने से बचाने के लिए ज़्यादा विश्राम करते हैं। गर्म मौसम में पानी में तैरते हैं। पंजे चौड़े व बड़े होते हैं। सूंघने की शक्ति तीव्र होती है, शिकार पकड़ने में मदद करती है। नाखून लंबे व तीखे होते हैं जो बर्फ में चलने में मदद करेंगे। आगे आएगा पेंगुइन। सर्दी से बचने के लिए मोटी त्वचा व अत्यधिक वसा होती है। शरीर धारारेखीय व पैरों में जाल तैरने के अनुकूल होते हैं। प्रवास साइबेरियाई क्रेन राजस्थान के भरतपुर व हरियाणा के सुल्तानपुर में सर्दियों में प्रवास करते हैं। प्रवास क्या होता है? जैसे साइबेरियन क्रेन है, राजस्थान के भरतपुर में जाते हैं और हरियाणा के सुल्तानपुर में सर्दियों में प्रवास करते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षावन जलवायु गर्म भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र होता है। सर्दी में तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक और गर्मी में 40 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक। प्रचुर वर्षा होती है। दिन रात की अवधि लगभग बराबर होती है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन भारत में पश्चिम घाटों व असम में। उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ पे है? भारत के अंदर तो पश्चिम भाग में और असम में। लाल नेत्र वाला मेंढक पैर के तलवे चिपचिपे जो वृक्षों पर चढ़ने में सहायक होता है। टूकन नामक पक्षी की लंबी चोंच ऐसी शाखाओं जो कमजोर होती है के फलों को खाने में सहायक होते हैं। लोएक टेल्ड लंगूर दाढ़ी वाला एप ज़्यादातर वृक्षों पर ही रहता है। हाथी के वाया दंत रद्द कहलाते हैं। वर्षावन पृथ्वी के 6% भाग पर है। वर्षावन कितने भाग पर है? पृथ्वी के 6% भाग पर है, लेकिन यहाँ 2/3 जंतु व पादपों की जातियाँ हैं। यानी वर्षावन पृथ्वी के 6% भाग पर है और यहाँ पे 2/3 जंतु और पादप की जातियाँ रहती हैं वर्षावन वाली स्थिति में। 8वें लेसन की ओर बात करेंगे अपने। पवन, तूफान और चक्रवात। पवन गतिशील वायु पवन कहलाती है। वायु दाब डालती है। पवन का वेग बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर दो गुब्बारों के बीच फूंक मारने से गुब्बारे पास आ जाते हैं। पवन का वेग बढ़ने से वायु दाब वास्तव में कम हो जाता है। पवन हमेशा अधिक वायु दाब से कम वायु दाब के वाले क्षेत्र की ओर गति करती है। गर्म करने पर वायु का प्रसार होता है, वह अधिक स्थान घेरती है, इसलिए गर्म वायु ठंडी वायु से हल्की होती है। गर्म वायु क्या होती है? ठंडी वायु से हल्की होती है। जिस स्थान पर गर्म वायु ऊपर की ओर उठ जाती है वहाँ वायु दाब कम हो जाता है। फलस्वरूप आसपास के ठंडे क्षेत्र की वायु प्रवाहित होकर उस स्थान को घेरती है।
इससे वायु में समान धाराएं स्थापित हो जाती है। इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है, पवन धाराएं पृथ्वी के असमान रूप से गर्म होने के कारण उत्पन्न होती है। पृथ्वी असमान रूप से गर्म होगी तो पवन धारा उत्पन्न होगी। थल व जल का असमान रूप से गर्म होना, भी थल अलग गर्म होता है, जल का असमान रूप से गर्म होना। गर्मियों में थल तेजी से गर्म होता है जिससे वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाती है तथा वायु समुद्र से थल की ओर चलती है, समुद्र समीर होती है। यह मानसूनी पवन है। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से लिया गया जिसका अर्थ होता है ऋतु। सर्दियों में पवन की दिशा विपरीत होती है अर्थात जल थल से समुद्र की ओर। ये पेज नंबर 97 की टेबल इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 97 आप बुक में देखना, वो टेबल है वो आपको याद करनी है। पेज नंबर 97 एनसीईआरटी बुक देख लेना 7वीं की, उसके अंदर टेबल है वो इम्पोर्टेंट है, वो पढ़नी है। उसके बाद नॉमिनेशन की ओर बात करें अपने मृदा मिट्टी के बारे में। मृदा के अंदर क्या है, मृदा से सड़े गले जैव पदार्थ ह्यूमस कहलाती है, यानी मृदा में जो सड़े गले जैव पदार्थ हैं वो ह्यूमस कहलाते हैं। ए स्तर, इसके अंदर स्तर है ए स्तर, बी स्तर, सी स्तर और आधार, 4 प्रकार के स्तर है मिट्टी के। ए स्तर होता है उसमें ह्यूमस व खनिज समुद्र यानी उर्वर होते हैं। बी स्तर के अंदर ह्यूमस कम होता है, खनिज अधिक होते हैं, घनी परतें होती है। सी स्तर के अंदर दरारों व विद्रोह युक्त परत होती है और जो आधार है वो सेल भाग होता है, चट्टानें पाई जाती है यहाँ पे आधार पे मिट्टी के अंदर। बलुई मिट्टी क्या होती है, मिट्टी में बड़े कणों का अनुपात अधिक, सुवातित और शुष्क होता है। चिकनी मरणीय मिट्टी छोटे छोटे कणों में पाए जाते हैं इसके अंदर और जल धारण ज़्यादा होता है, वायु कम होती है। दुमटी मिट्टी क्या होती है, बड़े व छोटे कणों की मात्रा समान होती है, पादपों के लिए उत्तम होती है। मिट्टी में जल की अंतर्स्रावण यानी अवशोषित दर क्या होती है, जल की मात्रा मिलीलीटर में और अंतर्स्रावण अवधि मिनट समय, इकाई होती है इसके मिलीलीटर बटे मिनट यानी समय, यानी मिलीलीटर प्रति मिनट मान सकते हो। मृदा द्वारा जल अवशोषण, मृदा का द्रव्यमान भार 50 ग्राम होता है। मापक सिलेंडर का जो आयतन है वो होता है यू मीटर, और मापक सिलेंडर का अंतिम जो आयतन है, यानी पहले होता है मापक सिलेंडर का जो आरंभिक आयतन है वो यू मीटर मान लिया इसने मिलीलीटर, और जो उसका अंतिम आयतन होगा वो बी मिलीलीटर मान लिया। अवशोषित जल का आयतन मान देंगे तो जो आरंभिक आयतन है उसमें से अंतिम आयतन घटा दो, यू माइनस बी पर मिलीलीटर आ जाएगा। मृदा द्वारा अवशोषित जल का द्रव्यमान आएगा यू माइनस बी ग्राम। द्रव्यमान पूछ लेते यू माइनस बी ग्राम आ जाएगा और आयतन पूछ लेते यू माइनस बी मिलीलीटर आ जाएगा। 1 मिलीलीटर जल का द्रव्यमान 1 ग्राम के बराबर होता है, यानी 1 मिलीलीटर जल होता है उसका द्रव्यमान 1 ग्राम के बराबर होता है। अवशोषित जल का प्रतिशत निकालेंगे तो यू माइनस बी बटा में 50 गुणा सी, क्योंकि मृदा का द्रव्यमान भार कितना होता है 50 होता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब जीवों में श्वसन पाठ नंबर 10 की ओर आ गए अपने। तो भैया आप अगर इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको इसी तरह के नोट्स आपको राजस्थान जीके के भी अवेलेबल कराए जाएंगे। एनसीईआरटी कक्षा 8 भी हो सकती है, आपको एनसीईआरटी बुक करवाई जाए, और हो सकता है 9th 10th भी मैं आपको इस तरीके से पीडीएफ अवेलेबल करा के आपको साइंस और मैथ एंड जो अदर जो बोर्ड क्लास हैं जैसे 10वीं क्लास, 8वीं क्लास, 7th 6th क्लास, इनकी वीडियो भी इस पे एनसीईआरटी जो चैप्टर है सारे कराए जाएंगे। तो जो आप उन्हें शेयर कर देना ताकि सभी बच्चे इससे चैनल से जुड़ जाएं और उनको आसानी हो पढ़ने में। अब 10वें लेसन की ओर बात करें, जीवों में श्वसन। ग्लूकोज का जो है विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग से होता है, यह वायवीय श्वसन कहलाता है। ग्लूकोज का विखंडन किससे होता है, ऑक्सीजन के उपयोग से होता है, यह वायवीय श्वसन कहलाता है। ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड जल ऊर्जा प्राप्त हुई। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो श्वसन अवायवीय श्वसन होगा, जैसे यीस्ट में होता है।
नोट देखना, ईस्ट एक कोशिकीय होता है, अवायवीय है, किण्वन विधि से अल्कोहल शराब बनाती है। ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा में बदल जाता है। ग्लूकोज क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के अंदर अल्कोहल में बदल जाता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड भी देता है और ऊर्जा भी देता है। उसके बाद व्यायाम के समय हमारी पेशियों में अस्थायी रूप से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इस स्थिति में ग्लूकोज से लैक्टिक अम्ल बनता है। ग्लूकोज पेशी कोशिका यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा में बदल जाता है। गर्म पानी से स्नान तथा शरीर की मालिश करने में रक्त संचरण बढ़ता है, जिससे लैक्टिक अम्ल का CO2 व जल में पूर्ण रूप से विखंडन हो जाता है। अंतःश्वसन क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, समृद्ध वायु को शरीर में अंदर लेना। उत्सर्जन क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध वायु को शरीर से बाहर निकालना। श्वसन दर, 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करना श्वसन दर कहलाता है। एक श्वास का अर्थ है एक अंतःश्वसन व एक उत्सर्जन, यानी एक बार सांस लेना उसको वापस छोड़ना, ये श्वास है। वयस्क की विश्राम में श्वसन दर 15 से 18 बार होती है। अधिक व्यायाम में जो श्वसन दर होती है 24 बार प्रति मिनट तक बढ़ जाती है। मानव श्वसन में डायफ्राम व पंसलिया की गति सम्मिलित होती है। कॉकरोच तथा अन्य कीटों में पार्श्व भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें श्वास रंध्र कहते हैं। इन कीटों में गैस विनिमय के लिए वायु नलिका का जाल बिछा देती है, जिसे श्वास प्रणाली या वातक कहते हैं। केंचुआ त्वचा द्वारा श्वसन करता है। मेंढक में फेफड़े होते हैं उनसे तथा वे त्वचा से भी श्वसन करते हैं। यानी मेंढक होता है फेफड़े और त्वचा दोनों से श्वसन करता है। मछली के अंदर क्लोम या गिल्स से श्वसन करती है। इनमें क्लोम में रक्त वाहिनियों का जाल होता है जो गैसीय विनिमय करते हैं। पादपों का प्रत्येक अंग वायु से स्वतंत्र रूप से ऑक्सीजन ग्रहण करता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड निर्मुक्त करता है। पादपों की मूलें मृदा कणों के वायु अवकाशों से ऑक्सीजन ग्रहण करती है। हमारे लिए ऑक्सीजन अनिवार्य है, लेकिन जीव ऑक्सीजन का उपयोग नहीं करते, उनके लिए ऑक्सीजन विषाक्त है। यानी मनुष्य के लिए ऑक्सीजन अनिवार्य है, जीवों के लिए ऑक्सीजन विषाक्त है। इम्पोर्टेंट जो है दूसरी, मानव व अन्य जीवों के लिए लंबे समय तक शुद्ध ऑक्सीजन से श्वसन करना हानिकारक हो सकता है। शुद्ध ऑक्सीजन, देखो, मानव व अन्य जीवों के लिए लंबे समय तक शुद्ध ऑक्सीजन से श्वसन करना हानिकारक भी हो सकता है। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना। लेसन 11 की ओर चलें। 11 नंबर लेसन है जंतुओं एवं पादपों में परिवहन। 11 नंबर लेसन क्या है, जंतुओं और पादपों में परिवहन। रक्त 2 प्रकार, प्लाज्मा तरल भाग होता है, एक कोशिका होती है। प्लाज्मा तो एक तरल भाग हो गया, और कोशिका में RBC WBC प्लेटलेट आते हैं। RBC के अंदर हीमोग्लोबिन जो लाल रंग का वर्णक होता है। WBC रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता होती है। प्लेटलेट क्या आता है, रक्त का थक्का बढ़ाने में मदद करती है। शरीर में 2 प्रकार की रक्त वाहिनियाँ होती है, एक धमनी होती है और एक शिरा होती है। धमनी क्या होती है, दीवार के अंदर दीवारें इनकी मोटी होती है, प्रत्यास्थ और शुद्ध रक्त पाया जाता है। धमनी के अंदर क्या पाया जाता है, शुद्ध रक्त पाया जाता है। और शिराएं होती है, उनके अंदर अशुद्ध रक्त पाया जाता है। स्वस्थ व्यक्ति की हृदय स्पंदन दर 72 से 80 प्रति मिनट होती है। हृदय स्पंदन को मापने का अंतर स्टेथोस्कोप होता है। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने 1578 से 1657 ईस्वी में की थी। विलियम हार्वे ने 1578 से 1657 ईस्वी के बीच रक्त परिसंचरण की खोज की थी। स्पंज और हाइड्रा जैसे जंतुओं में परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता। स्पंज और हाइड्रा जंतु है, उनके अंदर परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता। जल से भोजन व ऑक्सीजन की आपूर्ति जल से करते हैं। जंतुओं में उत्सर्जन कैसे होता है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन से शरीर से बाहर निकलती है। सामान्य व्यक्ति 24 घंटे में 1 से 1.8 लीटर मूत्र निष्कासित करेगा, 1 से 1.8 लीटर। और मूत्र का संगठन 95% मूत्र के अंदर जल होता है, 2.5% यूरिया होती है और 2.5% अन्य अपशिष्ट होते हैं। पसीने में जल व लवण होते हैं। रक्त को कृत्रिम रूप से छाड़ने की विधि अपोहन या डायलिसिस कहते हैं। मछली जैसे जलीय तंतु अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। मछली जैसे जलीय तंतु है वो किसका उत्सर्जन करते हैं, अमोनिया का। छिपकली, पक्षी, सर्प जैसे तंतु अर्ध ठोस में श्वेत रंग का यूरिक अम्ल होता है। पादपों में पदार्थों का परिवहन। पादपों में पदार्थों का परिवहन जाइलम, दारू,
और फ्लोएम होता है पोषवाय। जाइलम क्या होता है, जड़ों से पानी व खनिज लवणों को पत्तियों तक पहुंचाता है। जाइलम वाहिकाओं का बना होता है। फ्लोएम पोषवाय पत्तियों में संश्लेषित भोजन को पूरे पादप के शरीर में फैलाता है। जाइलम और फ्लोएम समान उत्तक होते हैं। जाइलम और फ्लोएम दोनों क्या है, समान उत्तक होते हैं। पत्तियों से जल के बाष्पन यानी बाष्पोत्सर्जन से जड़ों में एक चूसक या अभिकर्षण खिंचाव उत्पन्न होता है, जिससे जल का अपरिदिश परिवहन होता है। हार्ट की जांच के लिए ईसीजी की जाती है। इंपॉर्टेंट था वो करवा दिया इसके अंदर इस लेसन में। अब 12 नंबर लेसन की ओर चलते हैं अपने। 12 नंबर लेसन के अंदर क्या है, पादपों में जनन। पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं। पुष्प होते हैं जो पादप के जनन अंग होते हैं। पादपों में जनन दो प्रकार से होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। आलू पर आंख होती है जिससे कायिक कलिकाएं निकलती है। एग्जाम्पल के तौर पर अदरक और हल्दी भी होती है। पत्तियों से कायिक जनन वायुफिलन या पत्थरचट्टा होता है। जड़ों द्वारा कायिक जनन शकरकंद, डहेलिया या डालिया बोलते हैं जिसको। कायिक जनन द्वारा होने वाला जनन तीव्र होता है। यीस्ट में मुकुलन विधि से कायिक जनन होता है। यीस्ट में किस विधि से, मुकुलन विधि से कायिक जनन होता है। यीस्ट कोशिका से बाहर निकलने वाले छोटे बल्ब जैसा पदार्थ प्रवर्ध, मुकुल या कली कहलाता है। खंडन विधि से जनन किस में होता है, स्पाइरोगोइरा शैवाल में खंडन विधि से जनन होता है। बीजाणु द्वारा कवक तथा फर्न में बीजाणु द्वारा अलैंगिक जनन होता है। कवक और फर्न में बीजाणु द्वारा अलैंगिक जनन होता है। एक लिंगी पुष्प मक्का, पपीता, ककड़ी, खीरा। द्विलिंगी पुष्प सरसों, गुलाब, पिटूनिया। मादा युग्मक या अंड का निर्माण बीजांड में होता है। मादा युग्मक व अंड का निर्माण बीजांड में होता है। निषेचन के बाद अंडाशय फल में बदल जाता है और बीजांड बीज में बदल जाता है। गुद्देदार व रसीले फल आम, सेब, संतरा आदि। कठोर फल बादाम, अखरोट आदि। प्रकृति में जल बीज का प्रकीर्णन पवन जल और जंतुओं द्वारा होता है। यानी प्रकृति के अंदर जो फल है उनके फल और बीज का जो प्रकीर्णन है वो पवन, हवा, जल और जंतुओं द्वारा होता है। पंख युक्त बीज जैसे सहीजन या ड्रमस्टिक। द्विफल यानी मेपिल। हल्के बीज किसके होते हैं, घास के। रोम युक्त बीज होते हैं आक या मदार के। रोम युक्त फल होते हैं सूरजमुखी में। जल द्वारा प्रकीर्णन होता है नारियल में। जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन होता है यूरेना और जेंथियम। और फल झटके से फटने पर बीजों में प्रकीर्णन होता है एरंड और वाल्सम में। पाठ नंबर 13 की ओर चलते हैं। गति एवं समय। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी वस्तु की चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। क्या होता है, दूरी बटा समय। सरलोलक क्या करता है, आवर्ती अथवा दोलन गति का उदाहरण है। सरलोलक को एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगता है उसे सरलोलक का आवर्त काल कहते हैं। समय का मूल मात्रक होता है सेकेंड। चाल का मूल मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा में छोड़ने वाले रॉकेट प्राय 8 किलोमीटर प्रति सेकंड तक की चाल प्राप्त कर लेते हैं। चाल मापी स्पीडोमीटर होता है। किलोमीटर प्रति घंटा कार व बाइक में। चाल मापी होता है, चाल को मापने के लिए स्पीडोमीटर लगाता है जो किलोमीटर प्रति घंटा तो कार में मापता है और बाइक में मापता है। वस्तु द्वारा तय की गई दूरी पथ मापी या ओडोमीटर। वस्तु द्वारा तय की गई दूरी पथ मापी या ओडोमीटर कहलाता है। पार्ट नंबर 13 कंप्लीट। अब अपनी बात करेंगे 14 नंबर लेसन की ओर। विद्युत धारा और इसके प्रभाव। विद्युत धारा और इसके प्रभाव देखें तो जो प्रतीक है इसका सेल का ये होता है प्लस माइनस। प्लस वाला भाग बड़ा होता है, छोटे वाला भाग नेगेटिव होता है। ये विद्युत सेल का होता है। ये विद्युत बैटरी बन जाती है, छोटे छोटे सेलों को जोड़कर इनसे बैटरी बना ली जाती है। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर कार्य करने वाली युक्तियाँ हीटर, निमज्जन छड़, निमज्जन तापक मान सकते हैं, छड़ मान सकते हैं, हॉट प्लेट, विद्युत इस्त्री, गीजर,
विद्युत केतली, हेयर ड्रायर। तापीय प्रभाव उस ताप के पदार्थ या धातु की प्रकृति, लंबाई व मोटाई पर निर्भर करता है। एलईडी बल्ब बहुत ही विद्युत क्षेत्र दक्ष होता है। प्रतिदीप्त नलिकाओं तसिया फल में पारे का वाष्प होता है जो विषैला होता है। विद्युत फ्यूज अति वारण के कारण उसका तार टूट जाता है। विद्युत फ्यूज में अति वारण के कारण उसका तार टूट जाता है। आजकल फ्यूज के स्थान पर एमसीबी लघु परिपथ विच्छेदक का उपयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत चुंबक, विद्युत घंटी के अंदर विद्युत चुंबक होता है, विद्युत घंटी, इनके अंदर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पाया जाता है। विद्युत बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। थॉमस अल्वा एडिसन के आविष्कार और कौन कौन से? ग्रामोफोन, चलचित्र कैमरा, कार्बन प्रेक्षक आदि लगभग 1300 आविष्कार किए हैं इन्होंने। चलचित्र कैमरा कार्बन प्रेरणक होता है जो। उसके बाद 15 नंबर लेसन की ओर बात करें। प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है। दर्पण प्रकाश का परावर्तन करता है। समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब सीधा तथा बिंब के आकार का होता है। यानी समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेगा वो बिल्कुल सीधा होगा और बिंब जितना बड़ा बिंब होगा उतना ही उसका प्रतिबिंब बनेगा। समतल दर्पण से प्रतिबिंब इतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर बिंब की दर्पण से दूरी होती है। समतल दर्पण से प्रतिबिंब सीधा आभासी दर्पण के पीछे पार्श्व भाग बदल जाते हैं, अर्थात दायां भाग बायां और बायां भाग दायां दिखता है। प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और छोटा होता है। उपयोग अवतल दर्पण के दंत चिकित्सा में टॉर्च, कारों व स्कूटर के अग्रदीप के परावर्तक पृष्ठ की आकृति भी अवतल होती है। उत्तल दर्पण आभासी सीधे प्रतिबिंब बनते हैं और वाहनों के पार्श्व दर्पण के रूप में। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के जो साइड में दर्पण लगे होते हैं पार्श्व दर्पण के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। उत्तल लेंस होता है अभिसारी लेंस होता है, अवतल लेंस होता है अपसारी लेंस होता है। उत्तल लेंस के अंदर वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब बनते हैं, अवतल लेंस के अंदर आभासी सीधे छोटे प्रतिबिंब बनते हैं। 16 नंबर लेसन की ओर बात करें। जल एक बहुमूल्य संसाधन। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सुझाई गई प्रति व्यक्ति जल की मात्रा 50 लीटर प्रतिदिन होती है। अंतर्राष्ट्रीय लवण जल वर्षा मनाया गया, यानी अंतर्राष्ट्रीय अलवण जल वर्ष, यानी लवण नहीं था जिसके अंदर, अंतर्राष्ट्रीय अलवण जल वर्ष मनाया गया 2003 में। पृथ्वी की सतह पर जल की मात्रा 71% होती है। पृथ्वी पर उपलब्ध जल की कुल मात्रा का अलवण जल लगभग 0.006% होता है। जल भंडारण व पुण्य प्राप्ति का पारंपरिक स्रोत बावड़ी है। जल भंडारण करके पुण्य जल को प्राप्त करने की जो प्राचीन स्रोत था वो क्या है? बावड़ी। लेसन 17 की ओर बात करें अपने। वन हमारी जीवन रेखा, यानी वन के बारे में आ गया ये लेसन। बड़े वृक्षों की शाखाएं छोटे वृक्षों को छत्ते की तरह ढक कर रखते हैं, इसे वितान या कैनोपी कहा जाता है। घास कौन खाते हैं? कीट खाते हैं। कीट को कौन खाता है? मेंढक खाता है। मेंढक को कौन खाता है? सर्प खाता है। सर्प को कौन खाता है? गरुड़ या उका। वन एक गतिक सजीव इकाई है। वन एक क्या है? गतिक सजीव इकाई है, ध्यान रखना, जो जीवन और जीवन क्षमता से भरपूर है। भारत में कुल क्षेत्रफल का लगभग 21% भाग पर वन है, 21% पर वन है। 18 नंबर लेसन की ओर बात करें। अपशिष्ट जल की कहानी। संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली ने विश्व जल दिवस 22 मार्च 2005 से 2015 की अवधि को जीवन के लिए जल पर कार्य करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया गया। यानी 2005 से 2015 को जीवन के लिए जल पर कार्य करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया 2005 से 2015 को। अपशिष्ट जल के उपचार का प्रक्रम सामान्य रूप से वाहितमल उपचार कहलाता है। अपशिष्ट जल उपचार, सर्वप्रथम शलाका चलने से पानी को छानेंगे और बड़े आकार की अशुद्धि यहाँ से अलग हो जाती है। अब जल को ग्रिट व बालू
कि अलग अलग 2 टंकियों में डालेंगे, अशुद्धि पहनने में बैठ जाएगी। फिर क्या करेंगे, आपक यानी सलंज गंदगी से अलग करेंगे। आपंक होता है या सलंज क्या गंदगी से अलग करेंगे। फिर क्या करेंगे, स्किमर या अपम तीतर स्किमर से तेल व ग्रीस जैसी अशुद्धि को दूर करेंगे। बाकी जो बचेगा बुक के अंदर, बाकी जो है बुक के अंदर पेज नंबर 234-35 आपको पढ़ना है, 234-35 आपको पढ़ना है। तो ये 18 लेसन थे वो अपने NCERT कक्षा 7 है उसके 18 लेसन कंप्लीट किए गए हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और कक्षा 7 की NCERT, इससे पहले कक्षा 6 की NCERT जो पूरी बुक है केवल एक वीडियो के अंदर आपको उसके शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे। जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, CTET की तैयारी कर रहे हैं या अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल है मैथ साइंस बाय राकेश सर को ज्वाइन कर सकते हो। उसके अंदर आपको PDF अवेलेबल करवा दी जाएगी। अगर आप चैनल पे नए हो, पहली बार विजिट कर रहे हो तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको साइकोलॉजी के नोट्स भी आपको इसी तरीके से शॉर्ट्स में मिलेंगे। शॉर्ट नोट्स तैयार किए हुए उसमें से क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। और राजस्थान GK उसके भी आपको शॉर्ट नोट्स मिलेंगे। प्लस के अंदर ये साइंस तो आपके 2 क्लास तो आपको करवा दी NCERT, इसके अलावा 8वीं 9वीं 10वीं भी करवाई जाएगी। और अदर जो है राजस्थान GK की जो भूगोल है, हिस्ट्री प्लस आर्ट एंड कल्चर, उसके भी शॉर्ट नोट्स मिलेंगे। एंड राजस्थान GK प्लस उनके ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक्स भी आपको बताई जाएगी। कुछ ऐसे होते हैं चैप्टर जिनके अंदर शॉर्ट ट्रिक्स के अलावा याद नहीं होते, तो वो शॉर्ट ट्रिक्स भी आपको बताई जाएगी ताकि आप भूलें ना। आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो आप जो रीड वाले विद्यार्थी हैं और अदर जो जिसके अंदर साइंस आ रही है उनको ये भेज देना, ताकि कम समय के अंदर वो NCERT साइंस कंप्लीट कर लें। तो ये आपको वीडियो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल का नाम मैथ साइंस बाय राकेश सर सर्च करने के बाद उसको ज्वाइन करना। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसको शेयर ज़रूर कर देना। आगे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।